रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? आइडेंटिफाई द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशूज which can affect the QMS of organization and its intended result. Issues can be negative और पॉजिटिव। ओके, तो यानी कंपनी के आपको इंटरनल इश्यूज एंड एक्सटर्नल इश्यूज को क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसने इंटरनल इश्यूज के बारे में कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, जैसे नॉलेज, वर्क कल्चर, कोर वैल्यू, परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी, कस्टमर रिलेशनशिप, etc। तो इंटरनल इशू जो है नॉलेज से रिलेटेड रहता है। जैसे मान लो आपके पास में कोई टीम में कोई मैनेजर है या इंजीनियर है या कोई सुपरवाइजर है, वो पूरी कॉम्पिटेंसी उसके अंदर नहीं है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर सके या डिपार्टमेंट को हैंडल कर सके। तो नॉलेज का जो गैप है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंटरनल इशूज में काम करेगा, नेगेटिव इशूज। ठीक है। वर्क कल्चर, वर्क कल्चर का मतलब ये है अगर कंपनी के अंदर आपकी कोर वैल्यूज ठीक नहीं है, काम करने का तरीका ठीक नहीं है, एक दूसरे का जो है कहना नहीं मानते हैं, और कोई रूल रेगुलेशन नहीं बना रखे हैं एचआर वाले ने कंपनी के अंदर, तो ये आपका वर्क कल्चर जो है क्या रह जाएगा? फिर कंपनी के लिए एक इशूज बन के तैयार हो जाएगा। कोई भी बंदा लंबे समय के लिए फिर उसमें रुकेगा नहीं। जैसे कंपनी में पॉलिटिक्स वगैरह जो चलती है, ये इंटरनल इशूज कहलाता है। तो ये किससे रिलेटेड है? वर्क कल्चर से। और कोर वैल्यूज, कोर वैल्यूज और वर्क कल्चर दोनों ही आपस में कोरिलेटेड हैं। कोर वैल्यूज का मतलब होता है कंपनी की जो है मेन वैल्यूज क्या होती हैं, जैसे एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, ओके, आपका कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप ठीक रहना, एक दूसरे का कहना मानना, ये सारी चीज़ें। ओके। परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है? एक तो होती है ओवरऑल परफॉर्मेंस, कंपनी ने बोला है कि भाई हमारा ये जो सेल का टारगेट है हमको 5 करोड़ को मीट करना है, तो 5 करोड़ मीट हो रहा है तो ओवरऑल परफॉर्मेंस ओके है। एक परफॉर्मेंस होती है डिपार्टमेंटल वाइज, हर एक डिपार्टमेंट को अपने अपने ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। जैसे क्वालिटी में दिया हुआ है कि भाई जीरो कस्टमर कंप्लेंट होना चाहिए, जीरो डिफेक्ट होना चाहिए, यानी पीपीएम जो दे रखा है पीपीएम आपका उससे नीचे होना चाहिए। प्रोडक्शन वालों को प्रोडक्शन का टारगेट दे रखा होता है, जैसे कल मैंने बताया था ओईई का टारगेट उनको दिया होता है। अगर उनका टारगेट मीट हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मीट हो रहा है तो वो इंटरनल इशूज में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि जो है आपके वहाँ पे जो प्रोसेस बना रखे हैं, जैसे कोई ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन इतना सेफ्टी का इशू चल रहा है, उस पर कोई ऑपरेटर काम करने को राजी नहीं है। आपके यहाँ इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, काम करने को कोई बंदा राजी नहीं है, तो ये आपका प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आता है। तो जिस मशीन पे या जिस ऑपरेशन पे कोई बंदा काम करे या जिस डिपार्टमेंट में काम करे, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए और फुल प्रूफ होना चाहिए। फुल प्रूफ बोले तो सेफ्टी से रिलेटेड पूरा उसके अंदर ध्यान किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। ऑपरेटर को आप जो है पीपीई प्रोवाइड करो। पीपीई क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर मान लो कोई ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपका जोखिम भरा है, वो सेफ्टी का इशू है, तो उसको सेफ जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उसे दो। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होते हैं? जैसे आपका सेफ्टी शूज हो गया, गोगल हो गया, ईयर प्लग हो गया, ये सारी चीज़ें, मास्क। और क्या कह रहा है इसमें वो? कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड है चाहे डिलीवरी से रिलेटेड है, एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर शुड बी फुलफिल। तो ये जो है अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है टाइम टू टाइम, देन आपका जो इंटरनल ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरनल इश्यूज में क्रिएट हो जाएगा। ये इंटरनल हेलो। इश्यूज जो है ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस को नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, जैसे आपने बोला था वर्क कल्चर और कोर वैल्यू, और तो कस्टमर रिलेशनशिप भी वही है फिर। एक मिनट होल्ड करना जरा। कस्टमर रिलेशन से मतलब? हाँ, क्या जैसे कह रहे आपने हो? बोला था ना, कोर वैल्यू हाँ के बीच में मतलब कस्टमर रिलेशनशिप सही होना चाहिए, तो इधर कस्टमर रिलेशनशिप का एक और आपने दिया हुआ पॉइंट। हाँ, कस्टमर रिलेशनशिप का मतलब यही है ना, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट रहती हैं वो आप टाइम टू टाइम फुलफिल नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? वो इंटरनल इशूज में कन्वर्ट हो जाएगा ना। जैसे मान लो कस्टमर ने आपको 100% डिलीवरी मांगा है ऑन टाइम, डिलीवरी टाइम पे नहीं जाएगी तो क्या होगा? आपके लिए जो है इंटरनल इशूज क्रिएट हो जाएगा।
इसका जो इफेक्ट क्या पड़ेगा, कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। ओके, अभी इसको आप समझो। अभी मैं आपको पूरा यहाँ से डॉक्यूमेंट आपका स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे क्लॉज वाइज मैं पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको डॉक्यूमेंट देता जाऊंगा। एक इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज की आपको मैं वीडियो भी दूंगा, और उसका जो मैं वीडियो में पढ़ाऊंगा उसका डॉक्यूमेंट भी मेल कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सुमेर सिंह। चलो, अब क्या है, एक्सटर्नल इश्यूज की बात कर रहा है वो। एक्सटर्नल इश्यूज क्या होते हैं कंपनी में, टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट, लीगल रिक्वायरमेंट एंड कल्चरल। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी जो है डे बाय डे अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करना है तो आपको टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओके, एडवांस मशीनें परचेज करनी पड़ेंगी, एडवांस नॉलेज के बंदे आपको हायर करने पड़ेंगे, तभी तो आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाओगे और तभी आप अपने कंपटीशन को पेनिट्रेट कर पाओगे। दूसरा क्या कह रहा है, लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट में क्या आती हैं, जैसे कंपनी के अंदर ESI PF जो एम्प्लॉय का कटता है ये लीगल रिक्वायरमेंट है, और फैक्ट्री का जो लाइसेंस होता है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होते हैं, ये सारे लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर आते हैं। ओके, इसकी मैं लिस्ट आपको दे दूंगा। नेक्स्ट क्या है 4.2, अंडरस्टैंड द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज होती क्या है, पहले इंटरेस्टेड पार्टीज को समझो। ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन कैन अफेक्ट और अफेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन QMS डिसीजन इज नोन एज इंटरेस्टेड पार्टीज। तो क्या कर रहा है, ऐसे पार्टीज जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। अगर कंपनीज रॉन्ग डिसीजन ले लेती है तो इंटरेस्टेड पार्टीज पर इफेक्ट पड़ेगा, अगर इंटरेस्टेड पार्टीज रॉन्ग डिसीजन ले लेती हैं तो कंपनी पे के ओवरऑल फर्क पड़ेगा। जैसे आपका कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कस्टमर हो गया, आपका शेयर होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, ये सारे इंटरेस्टेड पार्टीज में आते हैं। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की टाइम टू टाइम सैलरी रिलीज़ नहीं करेगी तो आपके एम्प्लॉयज़ को क्या क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को इफेक्ट पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक कर देते हैं, कंपनी में नहीं आते हैं, तो किस पर फ़र्क पड़ेगा, कंपनी पर फ़र्क पड़ेगा। तो ये इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज़ जो है क्या होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 4.3 क्या कह रहा है, स्कोप ऑफ द QMS। स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन QMS शैल बी अवेलेबल एंड मेंटेन एज डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। स्कोप का मतलब ये होता है कि आपको ये लिखना है कि हमारी जो कंपनी है क्या करती है। आप डिज़ाइनर हो या मैन्युफैक्चरर हो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको मैन्युफैक्चरिंग के बाद लिखना है कि वी आर मैन्युफैक्चरर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसमें IATF के 8.3.2 में प्रोडक्ट डिज़ाइन के बारे में बताया गया है। तो हम स्कोप में से 8.3.2 को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोडक्ट डिज़ाइनर। ओके, तो स्कोप कैसे लिखते हैं, स्कोप की मैं वीडियो भी दूंगा, और जो वीडियो मैंने समझाई है वही स्कोप मैं तुमको लिखा हुआ दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 431। 431 में क्या कह रहा है, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट आर रिक्वायरमेंट इन ISO 9001 8.3। जो मैंने समझाया था अभी आपको वो यहाँ पे वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कैन बी एक्सक्लूडेड विद डियर जस्टिफिकेशन बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिज़ाइन कैन बी एक्सक्लूडेड। जो आपके ये डियर नहीं लिखा हुआ, क्लियर लिखा हुआ है, सॉरी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये इसमें ये स्कोप के अंदर पूरा क्लियर लिखना है कि आप मैन्युफैक्चरर हो, प्रोडक्ट के डिज़ाइनर नहीं हो। प्रोडक्ट का डिज़ाइनर जो है 8.3 के अकॉर्डिंग वो बात करेगा यहाँ पे, तो उस क्लॉज के आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। ये हमें कहाँ लिखना होता है, स्कोप के अंदर। और क्या कह रहा है 432 में, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट शैल बी मेंटेन। कस्टमर की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं, जो मैंने आपको AP QP और PPAP जो पूरा पढ़ाया है, ये सारा कस्टमर की, ये 5 के 5 कोर टूल कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में आते हैं। और इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ाए हैं वो सारे CSR के अंदर आते हैं। तो ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि CSR IATF के कौन से क्लॉज में आता है और CSR क्या क्या होते हैं। तो CSR की आज मैं आपको वीडियो दूंगा, उस वीडियो से आपको जो जो मैंने वीडियो में समझाया वही मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। तो CSR की लिस्ट तुमको पता होना चाहिए क्या क्या होती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, QMS एंड इट्स प्रोसेस, कन्फर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट। कंपनी के अंदर जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हो उस प्रोडक्ट को कैसे कंफर्म करोगे कि ये प्रोडक्ट हमारा ठीक निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो क्या कह रहा है,
5 एलिमेंट यूजेस फॉर प्रोडक्ट कन्फर्मेशन। प्रोडक्ट की कन्फर्मिटी को जो है चेक करने के लिए 5 करेक्टरिस्टिक्स IATF में बताए गए हैं। जैसे ओ फॉर ऑनर। ऑनर का मतलब क्या है? डिपार्टमेंट वाइज आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, जैसे डिपार्टमेंट का HOD हो गया, मैनेजर हो गया। नेक्स्ट डी फॉर डिफाइन। आपको डिपार्टमेंट में सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए, कौन सा बंदा क्या करेगा। ओके। IATF में सिर्फ कस्टमर से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है, बाकी आपके अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है। तो डिपार्टमेंट में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिपार्टमेंट वाइज, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिस्ट में तुमको दे दूंगा। डी फॉर डॉक्यूमेंटेड, यानी एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड, आपके पास रिटर्न होना चाहिए सारा कुछ। ठीक है। ये जब आपके पास जो है रिकॉर्डेड नहीं होगा डाटा, या कोई भी आपके पास स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, SOP WI प्रोसीजर, तो आप जो है QMS पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। एल क्या है? लिंक्ड टू अदर प्रोसेस। सारे डॉक्यूमेंट एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। जैसे मैंने प्रोसेस फ्लो डायग्राम बताया था, प्रोसेस फ्लो डायग्राम में जितने भी ऑपरेशन होते हैं, वो प्रोसेस फ्लो डायग्राम हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट है। उसी से लिंक होता है PFMEA, उसी से लिंक होता है हमारा कंट्रोल प्लान, कंट्रोल प्लान से लिंक होते हैं हमारे SOP एंड WI। तो सारे डॉक्यूमेंट आपस में लिंक होने चाहिए। एम का क्या है? मॉनिटर। आपको जो है प्रोसेस की सभी एक्टिविटीज़ मॉनिटरिंग करनी है और उनका रिकॉर्ड करना है। जैसे जॉब सेटअप करते हैं, पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन करते हैं, PDR करते हैं, प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन रिपोर्ट, पार्ट की टेस्टिंग करते हैं, तो टेस्टिंग की रिकॉर्ड आपको बना के रखना है। नेक्स्ट वो कह रहा है, इंपॉर्टेंट है ये 4412, प्रोडक्ट सेफ्टी शैल बी डॉक्यूमेंटेड। अच्छा, जहाँ जहाँ पे शैल लिखा हुआ है ना, वो समझो आपको WI या फिर प्रोसीजर बना के रखना है। तो इसका मैं प्रोसीजर आपको वीडियो भी दूंगा और प्रोसीजर आपको मेल भी कर दूंगा। तो क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट विच कैन अफेक्ट द यूजर सेफ्टी एंड प्रोडक्ट सेफ्टी रिक्वायरमेंट। तो प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए हम क्या बनाते हैं? FMEA बनाते हैं ना। प्रोडक्ट सेफ्टी किस पर डिपेंड करता है? FMEA के ऊपर। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट की सेफ्टी में यूज़ होते हैं? पहले इसने बता दिया है, ड्राइंग स्पेसिफिकेशन। ड्राइंग के अंदर स्पेसिफिकेशन जो होती है उसको कंट्रोल करना, उसको मेजरमेंट करना, सबसे बड़ा तो वही होता है सेफ्टी। अगर आपका प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन आउट ऑफ ड्राइंग रहेगा तो वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट, अपडेशन ऑफ FMEA। आपको FMEA बनाना है और टाइम टू टाइम FMEA को अपडेट भी करना है, कोई आपके अंदर ECN PCN अगर आ रहा है तो। स्पेशल अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर फॉर PFMEA और कंट्रोल प्लान। जब आप PFMEA और कंट्रोल प्लान जब बना देते हैं तो कस्टमर से अप्रूवल लेते हैं ना, PPAP की फाइल सबमिट करते हैं फाइनली। ट्रेनिंग टू ऑपरेटर, पार्ट को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, ऑपरेटर को ट्रेनिंग भी देनी है। सेफ्टी से रिलेटेड, मशीन को चलाने से रिलेटेड, चलाने के रिलेटेड एवरीथिंग जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, डिफाइन सेफ्टी रिक्वायरमेंट इन ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस। SOP वगैरह जब हम बनाते हैं तो उसमें पार्ट को बनाते समय, हैंडलिंग करते समय सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो भी हम उसमें लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? डिफाइन स्पेशल कंट्रोल। स्पेशल कंट्रोल में जैसे ड्राइंग के अंदर जो CTQ होते हैं, CTQ को स्पेशली कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल चार्ट बनाते हैं, SPC बनाते हैं, तो MSA भी करते हैं। ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए ही करी जाती हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया इसमें से प्रोडक्ट सेफ्टी इज मैंडेटरी। ठीक है। ये यहाँ पे आपका चौथा क्लॉज खत्म हुआ है। रखे। पांचवा क्लॉज स्टार्ट करूँ या कल पढ़ाऊँ? फिर आज अधूरा रह जाएगा फिर पांचवा क्लॉज। बताओ। हेलो, सुनो, अभी अभी ऐसा करो, चौथा क्लॉज खत्म कर देता हूँ, खत्म हो गया है। इससे रिलेटेड मैं डॉक्यूमेंट देता हूँ, वो वीडियो को देख लो। एक एक अब यहाँ से जितने भी क्लॉज स्टार्ट हो गए ना वो डॉक्यूमेंटेड है। तो जो भी डॉक्यूमेंट इससे रिलेटेड है उनकी वीडियो मैं दे देता हूँ, उनको देखो। फिर कल मैं पांचवा क्लॉज पूरा करा दूंगा, पांचवें क्लॉज से रिलेटेड वीडियो दे दूंगा, डॉक्यूमेंट दे दूंगा। ठीक है। मैं थोड़ा टाइम पे आ जाया करो सब लोग। मैं हाँ, आज मैं थोड़ा लेट हो गया, मगर तुम लोग टाइम अवेलेबल रहा करो टाइम पे। ओके सर।